Bollywood was screen presenting The Water Diviner। कहानी की शुरुआत होती है सन 1919 से। ये वो वक्त है जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है, सभी देश अब पूरी तरह से शांत है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के फार्मर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोशुआ है। जोशुआ जिस इलाके में रहता है वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, लेकिन वो पानी को जमीन के अंदर खोजने में एक्सपर्ट है। अब जोशुआ अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी कहती है कि हमारे तीनों बच्चे अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुमसे कहानी सुनना चाहते हैं। जोशुआ अंदर जाता है, वहाँ पर कोई नहीं है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में उसने अपने तीनों बेटों को खो दिया जो अपने देश के लिए जंग में शरीक हुए थे, लेकिन उसकी पत्नी ने अभी तक अपने बेटों की मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी डेड बॉडीज कभी नहीं मिली। लेकिन जोशुआ ने अपने बेटों की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि 4 साल पहले उसके बेटे जंग में गए थे और अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है, और अगर उसके बेटे जिंदा होते तो अब तक वो घर वापस लौट चुके होते। जोशुआ की पत्नी बार बार उससे कहती है कि तुम पानी ढूंढने में एक्सपर्ट हो, आसानी से तुम इस बीहर में पानी ढूंढ लेते हो, पर अब तक तुम अपने बेटों को नहीं ढूंढ पाए। जोशुआ के पास अपनी पत्नी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। जोशुआ भी अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन वो अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। उसी दुख में और अपने बेटों की याद में वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी पत्नी घर पर नहीं होती। उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और पास ही के तालाब में उसे अपनी पत्नी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो और भी टूट जाता है। अपनी पत्नी को दफनाने के बाद वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो अपने बेटों के अवशेषों को ढूंढकर जरूर लाएगा और उन्हें अपनी पत्नी की ग्रेव के पास दफनाएगा। और अब वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे याद आता है कि कैसे वो एक बार अपने तीनों बेटों के साथ तूफान में फंस गया था। उसने अपने तीनों बेटों को एक चादर से ढक दिया था, जिसके बाद उसने अपने तीनों बेटों को हिम्मत दी थी। दरअसल वो हमेशा अपने बेटों को याद करता है। 3 महीनों का लंबा सफर तय करने के बाद वो इस्तांबुल पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि आप हमारे होटल चलिए जहाँ पर रहने की खाने की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन वो जल्द से जल्द गलीपोली जाना चाहता है जहाँ पर उसके तीनों बेटों ने जंग लड़ी थी। वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता और कहता है कि मैं गलीपोली जाना चाहता हूँ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि वहाँ पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको ब्रिटिशर्स की परमिशन लानी होगी। जोशुआ इससे पहले कुछ सोच पाता वही बच्चा जो उसे अपने होटल में चलने के लिए कह रहा था, जिसका नाम ओरान है, वो उसका बैग उठाकर भाग जाता है। जोशुआ उसका पीछा करता है। वो बच्चा ओरान भागते भागते अपने होटल के पास आ जाता है और जोशुआ का बैग उसे वापस करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे होटल में रुके। जोशुआ उसकी बात मान जाता है। जोशुआ उसकी मॉम से मिलता है जो कि विडो है। दरअसल वॉर में उसके हस्बैंड की यानी कि ओरान के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जोशुआ बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ पर रूम खाली है। वो जब ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनती है तो कहती है कि यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं है। दरअसल जिस जंग में उसने अपने पति को खोया है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो जोशुआ को चाबी दे देता है और अब जोशुआ अपने कमरे में जाता है। ओरान की मॉम जब उसे टॉवल देने के लिए आती है तो कहती है कि शहर में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आपको वहाँ जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए नहीं बल्कि किसी खास मकसद से आया हूँ जिसके लिए मुझे जल्द से जल्द गलीपोली पहुँचना होगा। गलीपोली का नाम सुनकर ओरान की मॉम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि वहाँ पर अब आत्माओं के अलावा कुछ नहीं, वो जगह पूरी तरह से रॉक में मिल चुकी है। जोशुआ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह वो ब्रिटिश हेडक्वार्टर जाता है जहाँ पर वो ब्रिटिश ऑफिसर को अपने तीनों बेटों की फोटोज दिखाता है और बताता है कि मैं गलीपोली जाकर अपने बेटों के रिमेन्स को अपने देश ले जाकर अपनी पत्नी की ग्रेव के पास दफनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन चाहिए। और ब्रिटिश ऑफिसर साफ साफ मना कर देता। वो कहता है कि वहाँ पर हजारों बॉडीज दफन है और अब वही उनका घर है, तुम्हें हम परमिशन नहीं दे सकते। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में 2 अलग अलग देशों के ग्रुप्स थे और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के ग्रुप के साथ शामिल था, इसीलिए उसे ब्रिटिश ऑफिसर की परमिशन की जरूरत है तभी वो गलीपोली जा सकता है। पर अब जबकि उसे परमिशन नहीं मिली इसीलिए निराश होकर वो होटल वापस आ जाता है। साथ ही पूरे शहर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग रैली निकाल रहे होते, नारेबाजी कर रहे होते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हर किसी ने किसी न किसी को खोया है, इसीलिए उनके दिल में ब्रिटिशर्स के लिए नफरत है। वही हमें जोशुआ को दिखाया जाता है जिससे ओरान के ग्रैंडफादर उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। ओरान की मॉम भी वहीं पर होती है। वो जोशुआ से पूछती है और तुम्हारे बच्चे? जोशुआ इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। वो बताती है कि अगर तुम गलीपोली जाना चाहते हो तो तुम्हें किसी फिशरमैन को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें कुछ पैसों के बदले गलीपोली छोड़ सकता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और अपना सामान लेकर होटल से निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है ओरान उसके पीछे भागता हुआ आता है और जोशुआ को एक फोटो देते हुए कहता है कि ये मेरे पिता की फोटो है जो कुछ साल पहले गलीपोली जंग पर गए थे, पर वो कभी घर लौट कर वापस नहीं आए। अगर तुम्हें मेरे पिता मिले तो उन्हें अपने साथ घर ले आना।
जोशुआ को समझ में आ जाता है कि ओरान के पिता भी जंग में शहीद हो चुके हैं। उसकी मोम विधु है और शायद इसीलिए वो ऑस्ट्रेलियन से ब्रिटिशर्स से नफरत करती है। अब जोशुआ अपने सफर पर निकल पाता है और जब वो बोट से गलीपोली के लिए समंदर के रास्ते जा रहा होता है तभी उसे एक सोल्जर देख लेता है। कर्नल अपने सोल्जर को कहता है कि वो जो कोई भी है उसे मेरे सामने लाया जाए और अब जोशुआ को पकड़कर कर्नल के सामने लाया जाता है। कर्नल बताता है कि हमने खास टीम को बनाया है जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के सोल्जर्स की बॉडी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये दोनों देश एक साथ मिडिल ईस्ट के सोल्जर्स से यहाँ पर लड़े थे। कर्नल कहता है कि अगर हमें तुम्हारे बेटों की निशानी मिली, हमें उनकी डेड बॉडीज मिली, तो हम वहाँ पर उनके नाम के प्लेट लगा देंगे। जोशुआ कहता है कि मुझे पता है कि मेरे बेटे आखिरी वक्त में कहाँ पर थे। वो मैप निकाल कर कर्नल को उस लोकेशन के बारे में बताना चाहता है और जब वो मैप निकालता होता है तो उसके बेटों की तस्वीर नीचे गिर जाती है। कर्नल उसके बेटों की तस्वीर देखकर उन तीनों को पहचान लेते हैं। वो जोशुआ से कहते हैं कि तुम वापस जाओ, अगर हमें कुछ पता चला तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जोशुआ वापस नहीं जाता, वो बीच पर ही बैठा रहता है। कर्नल अपने सोल्जर से कहता है कि उसे कंबल और खाने के लिए कुछ दे दो। यहाँ पर एक मेजर भी होता है जो कि टर्की का है। दरअसल वो यहाँ पर कर्नल की मदद के लिए आए हैं क्योंकि वो इस पूरी लोकेशन को जानता है। हालांकि जंग के दौरान ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और अब मेजर कर्नल से कहता है कि हमें जोशुआ की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये इकलौता फादर है जो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है और जहाँ पर उसके बच्चों ने जंग लड़ी थी मुझे उस लोकेशन के बारे में पता है। मैं जानता हूँ कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है पर फिर भी हमें एक चांस लेना चाहिए। कर्नल मेजर की बात मान जाते हैं और अब जोशुआ को बुलाया जाता है और उसे उस जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसके बेटों ने जंग लड़ी थी। यहाँ पर हमें जंग के वक्त को दिखाया जाता है जहाँ पर जोशुआ के तीनों बेटे लड़ रहे होते हैं। तभी उसके एक बेटे आर्थर का पैर माइन पर आ जाता है, ब्लास्ट होता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसके दोनों भाई उसे कवर फायर देने के लिए आते हैं और तभी दुश्मन गोलियों से उन्हें छल्ली कर देते हैं जिससे उसके दोनों बेटे शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर जोशुआ के दोनों बेटों के अवशेष मिल जाते हैं। जोशुआ उन्हें देखना चाहता है लेकिन कर्नल मना कर देते हैं। लेकिन अब भी जोशुआ के बेटे आर्थर के अवशेष नहीं मिले और अब वो अपने दोनों बेटों के अवशेषों को ऑस्ट्रेलिया वापस ले जाना चाहता है पर कर्नल उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे बेटों का अब यही घर है, उन्हें यहीं पर दफना दो। वो कर्नल की बात मान जाता है और अपने दोनों बेटों को पूरे रीति रिवाजों के साथ वहाँ पर दफना देता है। रात को जोशुआ को सपना आता है कि उसका बेटा आर्थर जंग में शहीद नहीं हुआ था, वो अब भी जिंदा है। अगली सुबह उसके पास मेजर आता है जिसने जोशुआ के सरनेम पर गौर किया होता है। मेजर जोशुआ को एक लिस्ट दिखाता और कहता है कि कुछ लोग अब भी बंदी है और इसमें शायद तुम्हारा बेटा भी है, यानी कि तुम्हारा बेटा आर्थर हो सकता है कि अब भी वो जिंदा हो और वॉर प्रिजनर्स के साथ हो। इस सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। वो ओरान के होटल वापस आ जाता है और ब्रिटिश हेडक्वार्टर जाता है जहाँ पर बताता है कि शायद मेरा बेटा भी जिंदा है जो वॉर प्रिजनर्स के साथ है, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर उसकी कोई मदद नहीं करता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम गलीपोली नहीं जा सकते, फिर भी तुम वहाँ पर गए। वो जोशुआ के पासपोर्ट को जब्त कर लेता और कहता है कि थर्सडे को मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया जाएगा। जोशुआ इसके बाद होटल वापस आ जाता है जहाँ पर ओरान की मॉम अब उससे नफरत नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि जंग में उसने भी अपने बेटों को खोया है जिस वजह से उसकी पत्नी ने भी अपने आप को खत्म कर लिया। वो उसे बहुत सारी बातें करती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड भी जंग पर गए थे जो कि शहीद हो चुके हैं, लेकिन मैं अब भी मानती हूँ कि वो जिंदा है क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका भाई जो हमारे साथ रहता है वो जबरदस्ती मुझसे शादी कर लेगा। दरअसल वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर मैं उससे शादी के लिए हाँ कर दूं और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जोशुआ को उसकी मजबूरी समझ में आ जाती है। अब अगले दिन ओरान की मॉम को उसके हस्बैंड का भाई जो उससे शादी करना चाहता है वो उस पर हाथ उठा रहा होता है। तभी वहाँ पर जोशुआ पहुंच जाता है जो उसे उठाकर फेंक देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। ओरान की मॉम भी जोशुआ पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने हालातों को और भी खराब कर दिया है, तुम हमारे होटल से चले जाओ। और अब जब वो होटल से बाहर निकलता है अभी ओरान के पिता का भाई जिसे जोशुआ ने उठाकर फेंका था वो वहाँ पर अपने लोगों के साथ आ जाता है जो जोशुआ को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। पर ठीक उसी वक्त वहाँ पर सार्जेंट आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम्हें मेजर ने बुलाया है और अब उसे मेजर के पास ले जाया जाता है। मेजर बताता है कि हमारे
देश के ऊपर ग्रीक्स ने हमला किया है और अब वो हमारे देश के बहुत हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं। ब्रिटिशर्स हमारे इसमें कोई साथ नहीं दे रहे, इसीलिए खुद हम उनका मुकाबला करेंगे। अगली सुबह हम वहाँ के लिए निकलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा बेटा भी हमें वहाँ पर मिल सकता है। तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। जोशुआ उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो होटल वापस आ जाता है, जहाँ पर वो ओरान की मॉम से मिलता है, जो उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारा बैग जो यहाँ पर छूट गया था मेरे बेटे ओरान ने उसे तुम्हारे कमरे में रख दिया है। दरअसल अब तक जोशुआ ओरान से बहुत करीब हो चुका है, उसने उसके साथ बहुत वक्त बिताया है। वो ओरान की मॉम से बहुत सारी बातें करता है। अगली सुबह यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता है, जो कि जोशुआ को ऑस्ट्रेलिया वापस भेजना चाहता है, और इससे पहले कि वो जोशुआ तक पहुँचते ओरान की मॉम की मदद से वो यहाँ से भाग जाता है और मेजर के पास जाता है, जिसके बाद ही सब के सब ट्रेन से इस जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में मेजर उसे एक बैग दिखाता और कहता है कि मुझे जंग के मैदान में मिला था, मुझे लगता है कि ये कोई हथियार है। जोशुआ बताता है कि हथियार नहीं है, बल्कि ये क्रिकेट खेलने का बैट है, इससे खेला जाता है। उस सार्जेंट को क्रिकेट के रूल्स बताता है। तब ये रास्ते में एक जलते हुए गांव को देखते समझ जाते हैं कि ग्रीक्स ने गांव के ऊपर हमला किया है और अब ग्रीक्स इनकी ट्रेन के ऊपर भी हमला करते थे। सभी लोगों को मार दिया जाता है। मात्र 3 लोग यहाँ पर बसते हैं, जिसमें एक मेजर, एक सार्जेंट और एक जोशुआ होता है। जोशुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है, इसीलिए वो उससे बाद में निपटने का तय करते हैं, पर अब वो मेजर को मारना चाहते हैं। ग्रीक ऑफिसर मेजर को मारने वाला होता है कि जोशुआ बैट से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों की दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, पर सार्जेंट मारा जाता है। इसके बाद मेजर और जोशुआ भागकर एक टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर जोशुआ एक विंडमिल को देखता है और बार बार इस विंडमिल को उसने अपने सपनों में देखा था। वो समझ जाता है कि ये एक तरह का एक संकेत था कि उसका बेटा उसी जगह पर होगा जहाँ पर विंडमिल है। वो यहाँ के लोगों से अपने बेटे आर्थर के बारे में पूछता है। दरअसल अब इस टाउन के लोग सब के सब ग्रीक की डर से यहाँ से छोड़कर जा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जिसने इस विंडमिल को बनाया है वो चर्च में है। जोशुआ भागकर चर्च में जाता है, जहाँ पर उसके सामने उसका बेटा आर्थर होता है, जो अपने पिता जोशुआ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दरअसल वो एक गहरे सदमे में होता है। वो अपने पिता को बताता है कि मेरे दोनों भाइयों में से एक भाई जंग में सरवाइव कर गया था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से जख्मी था। वो अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था, वो मुक्ति चाहता था। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट करने पर मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने उसे मुक्त कर दिया और इस बात का दमाज तक मेरे दिल में है। इसीलिए मैंने तय किया था कि मैं कभी अपने घर वापस लौट कर नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं घर वापस नहीं आया। जोशुआ कहता है कि तुम्हारे बिना अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारी मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हें मेरे साथ घर ऑस्ट्रेलिया वापस जाना होगा। आर्थर उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रीक सोल्जर अटैक कर देते हैं। ये वही सोल्जर होते हैं जिन्होंने ट्रेन पर अटैक किया था। मेजर भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और अब जोशुआ और आर्थर यहाँ से ग्रीक सोल्जर से बचकर बहुत आसानी से निकल जाते हैं। वापस वो ओरान के होटल में आते हैं, जहाँ पर ओरान की मॉम जोशुआ को उसके बेटे आर्थर के साथ देखकर बहुत खुश होती है। आने के अंत में दिखाया जाता है कि ओरान की मॉम जोशुआ के लिए कॉफी बनाती है। जोशुआ बड़े प्यार से उस कॉफी को पीता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं अब ओरान की मॉम और जोशुआ एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसी के साथ जोशुआ की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।